नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रेडेंस स्टूडियो। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज की कहानी के दो पहलू हैं। एक तो विक्टिम का पहलू और दूसरा परपेट्रेटर या फिर अक्यूज्ड का पहलू। ये कहानी इंसाफ की भी है और शायद नाइंसाफ़ी की भी। और ये केस हिस्टोरिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस केस में अक्यूज्ड को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और वो 21st सेंचुरी का पहला कैपिटल पनिशमेंट का केस था। तो ये कहानी है 18 साल की लड़की हेतल पारेख की। हेतल अपने परिवार के साथ कलकत्ता के एक बहुत ही पॉश इलाके भवानीपुर में रहती थी। जिस बिल्डिंग में ये रहती थी उसका नाम था आनंद अपार्टमेंट। हेतल के घर में उसके माँ बाप थे और उसका एक बड़ा भाई था। हेतल के पिता का एक ज्वेलरी का शॉप था। अपने घर में बहुत ही लाडली थी हेतल। अपने घर के पास ही के कॉन्वेंट स्कूल में हेतल पढ़ती थी और अगर उसकी फ्रेंड्स और टीचर्स की माने तो वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। इस कहानी में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत तब होती है जब हेतल अपनी माँ को जाकर ये कंप्लेंट करती है कि उनके बिल्डिंग का एक गार्ड उसे आते जाते परेशान करता है, उस पर कमेंट करता है। इस गार्ड का नाम होता है धनंजय चैटर्जी। जब हेतल की माँ को इस बारे में पता चलता है तो पहले तो बात थोड़ी आई गई रह जाती है, लेकिन हेतल एक बार फिर अपनी माँ को जाकर कहती है कि धनंजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार उसने मुझे कहा है कि वो मुझे सिनेमा दिखाने ले जाएगा। जब ये बात हेतल की माँ को मालूम चलती है तो वो इस बार उसके पिता को ये बात कहती है और बोलती है कि तुम कोई एक्शन तो ज़रूर लो। हेतल का पिता इस बार सोसाइटी के लोगों से ये बात जाकर कहता है और एक फॉर्मल कंप्लेंट धनंजय चैटर्जी के खिलाफ दर्ज की जाती है उसी के सिक्योरिटी कंपनी में। सिक्योरिटी कंपनी एज एन एक्ट ऑफ पनिशमेंट धनंजय को एक दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं और एज पर द सिक्योरिटी एजेंसी उसका ट्रांसफ़र डेट होता है 5 मार्च 1990। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये धनंजय चैटर्जी का मामला रफा दफा हो चुका है। तो 5 मार्च 1990 के दिन हेतल अपने रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग अपने स्कूल जाती है, एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम फिनिश करके 1 बजे तक घर वापस आ जाती है। इस समय हेतल के घर में सिर्फ उसकी माँ और हेतल खुद रहते हैं। धनंजय उस दिन आनंद अपार्टमेंट में ही अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। उसकी ड्यूटी का समय 2 बजे दोपहर में ख़त्म हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी रैप करके उस बिल्डिंग से चला जाता है और दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हेतल पारेख के घर में सिर्फ हेतल और उसकी माँ रहते हैं। 5 बजे के बाद करीबन 5:15 साढ़े 5 के आसपास हेतल की माँ रोज़ की तरह अपने घर से निकलकर पास के ही एक मंदिर में जाती है। ये इनका रोज़ का रूटीन होता है। अब जब ये मंदिर के लिए निकल जाती हैं तो हेतल उस समय अपने कमरे में अपने फ्लैट में अकेले होती है। ऐसे में धनंजय वापस उस बिल्डिंग में आता है और वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होता है उसको कहता है कि उसे एक अर्जेंट फ़ोन कॉल करना है और वो फ़ोन कॉल करने के लिए 3A अपार्टमेंट में जा रहा है। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय बड़ा कॉमन था कि जो बिल्डिंग के स्टाफ होते थे उनके पास मोबाइल का तो ज़माना था नहीं, तो जिनको अगर अपने घर में कम्युनिकेट करना होता था तो वो आस पड़ोस के घरों के फ़ोन को इस्तेमाल करते थे। तो शायद ये धनंजय के लिए भी आम बात होगी कि वो जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था उसी बिल्डिंग के किसी फ्लैट में जाकर अपना पर्सनल फ़ोन कॉल कर ले। तो जैसा कि आपको बताया उसने वहाँ पर प्रेजेंट गार्ड को कहा कि उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, इसलिए वो फ्लैट नंबर 3A में जा रहा है। गार्ड उसे जाने देता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस सिक्योरिटी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उस बिल्डिंग में आता है जिस सिक्योरिटी कंपनी में धनंजय काम कर रहा होता है। वो रिप्रेजेंटेटिव उस बिल्डिंग में प्रेजेंट गार्ड से पूछता है कि क्या नया गार्ड जिसे आज से इस बिल्डिंग में ड्यूटी पर आना था उसने आज रिपोर्ट किया था। तो वहाँ प्रेजेंट गार्ड कहता है कि नहीं, नया गार्ड तो बिल्डिंग में आया नहीं है, आज तो धनंजय ही ड्यूटी पर था। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पूछता है कि फ़िलहाल धनंजय कहाँ है।
तो वो गार्ड बोलता है कि धनंजय ऊपर तीसरे माले पर गया है क्योंकि उसे कोई फ़ोन कॉल करना था। तो वो रिप्रेजेंटेटिव उस गार्ड को कहता है कि धनंजय को ज़रा नीचे बुलाओ। वो गार्ड उस समय वहाँ पे जो इंटरकॉम होता है उससे धनंजय को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड फ्लोर पर रिंग जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो नीचे से ही अपनी जगह से धनंजय को आवाज़ लगाने लग जाता है। धनंजय तीसरे माले की बालकनी से झांक कर उसे देखता है और बोलता है, हाँ मैं बस अभी आया। और कुछ ही मिनटों बाद धनंजय तीसरे माले से नीचे आकर उस रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है। वो रिप्रेजेंटेटिव उससे पूछता है कि तुमने दूसरी बिल्डिंग में जो तुम्हें ड्यूटी के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे वहाँ पर तुमने ड्यूटी ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो धनंजय बोलता है कि उसके कुछ पर्सनल इनकन्वीनियंसेस आ गए थे जिसके कारण वो आज ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो वो रिप्रेजेंटेटिव उसको वार्निंग देता है कि कल से तुम्हें ड्यूटी पर उसी बिल्डिंग में जाना है। तो ये वार्निंग देकर वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से चला जाता है। धनंजय भी ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन करके अपने घर के लिए निकल जाता है, या जहाँ भी उसे जाना होता है वो वहाँ के लिए निकल जाता है। धनंजय के जाने के थोड़ी देर बाद ही हेतल की माँ वापस अपने घर की तरफ आती हैं, और जैसे ही वो अपने लिफ्ट में एंटर कर ही रही होती हैं कि लिफ्टमैन उनको बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले धनंजय आपके घर से निकला है एक फ़ोन कॉल करके। यशोमती पारेख जैसे ही ये बात सुनती हैं कि उनके घर में उनके एब्सेंस में धनंजय उनके घर में घुसा था फ़ोन कॉल करने के लिए, वो पैनिक्ड हो जाती हैं। वो भागकर अपने घर की तरफ जाती हैं। वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब यशोमती पारेख के अपने घर पहुँचे हुए काफ़ी समय बीत जाता है और तब भी उनके घर का दरवाज़ा नहीं खुलता, तो उनके स्ट्रेस की सीमा पार हो जाती है। वो अब अपना धैर्य खो देती हैं। वो आसपास पड़ोसियों को बुलाती हैं और बिल्डिंग में मौजूद गार्ड को अपने हेल्प के लिए कहती हैं। पड़ोसियों के प्रेजेंस में और उस गार्ड की मदद से घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है, और जैसे ही यशोमती पारेख अपने घर के अंदर घुसती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी हेतल पारेख खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो बुरी तरीके से घायल थी। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर यशोमती पारेख के होश उड़ जाते हैं। वो वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती हैं। उसके आस पड़ोस के लोग उनकी मदद करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी को वो किसी डॉक्टर के पास ले जा पाएँ। लेकिन वहाँ मौके पर ही एक डॉक्टर मौजूद होता है और वो इस बात को डिक्लेयर कर देता है कि हेतल पारेख इज़ नो मोर। हेतल पारेख के भाई और उसके पिता को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। ये फ़ोन कॉल सुनकर हेतल का भाई तुरंत अपने घर के लिए रवाना होता है और करीब 7 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि लिफ्ट के पास ही उसकी माँ उसकी बहन की लाश को पकड़े दहाड़े मार मार कर रो रही है और बहुत ही भीड़ जमा हो गई है उसके फ्लैट के बाहर। वो किसी तरीके से अपनी माँ को और अपनी बहन की लाश को लेकर वापस घर के अंदर जाता है, अपनी बहन की बॉडी को वो कवर करता है और थोड़ी ही देर में उसके पिता भी मौके पर पहुंच जाते हैं। ये सब को हुए हुए कुछ 2-3 घंटे यूं ही बीत जाते हैं और उसके बाद रात को 10 बजे हेतल के पिताजी पास के ही पुलिस स्टेशन में इस बारे में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और हेतल की डेड बॉडी को कस्टडी में लेती है। घर की जांच होती है और फोरेंसिक टीम को भी इमीडिएटली बुलाया जाता है। हेतल के शरीर पर पुलिस को 21 साइंस ऑफ असॉल्ट्स मिलते हैं, वो भी ब्रूटल साइंस ऑफ असॉल्ट्स। उसके साथ जाहिर था कि रेप भी हुआ था और उसकी हत्या गला घोट कर की गई थी। घर के अंदर पुलिस को पता चलता है कि एक घड़ी भी मिसिंग होती है और एक शर्ट का बटन उन्हें मौके पर मिलता है। तफ्तीश में आगे बढ़ने पर पुलिस को ये साफ हो जाता है कि धनंजय चैटर्जी ने ही हेतल की बेरहमी से पहले तो बलात्कार किया, फिर उसका मर्डर करके वो वहाँ से भाग गया। लेकिन अब धनंजय कहाँ था? पुलिस
उसकी छानबीन करने के लिए उसके कमरे पर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वो अपने कमरे पर है ही नहीं। करीब 3 महीने बाद पुलिस को धनंजय उसके चाचा के घर पर मिलता है। पुलिस की रिपोर्ट की माने अगर, तो धनंजय को जैसे ही उन्होंने उठाया तो उसने खुद ही कन्फेस कर दिया कि उसने हेतल की, पहले तो उसने बलात्कार किया, फिर उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। और मोटिव भी बहुत क्लियर था, क्योंकि उसे हेतल से बदला लेना था। हेतल के ही कारण उसे उस जगह नौकरी पर से निकाला गया था और उसकी बहुत बदनामी हुई थी। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला, उसे जब पता चला कि हेतल अपने घर में अकेली है, तो उसने उसके ऊपर वार कर दिया। और ये सब कांड करके वो अपने चाचा के घर जाकर छिप गया। पुलिस की अगर माने तो धनंजय ने उनके वहाँ पहुँचते ही वो शर्ट उनके सामने रख दिया जो पहन करके उसने इस कांड को अंजाम दिया था। मौके पर मिला हुआ वो शर्ट का बटन भी उस शर्ट से मैच कर गया, और साथ ही वो घड़ी भी बरामद हो गई जो कि हेतल की माँ यशोमती पारेख ने कहा था कि उनके घर से चोरी हुई थी। तो मामला साफ था कि धनंजय ने ही ये सब कुछ किया है। ये एक ओपन एंड शट केस था। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में हालांकि इस केस में जितने भी सबूत होते हैं वो सर्कमस्टेंशियल होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। तो जो विटनेसेस थे उनकी गवाही पर कोर्ट ने रिलाई किया, और उन विटनेसेस में तो सबसे पहले था वो मौके पर मौजूद वो सिक्योरिटी गार्ड, जिसने कहा कि उसके सामने ही धनंजय फ्लैट नंबर 3A में गया था फ़ोन कॉल करने के लिए। साथ ही वो लिफ्ट मैन जिसने यशोमती पारेख को ये बताया था कि उनके घर पर धनंजय गया है फ़ोन पर बात करने के लिए। तो ये सारे विटनेसेस के आधार पर लोअर कोर्ट ने धनंजय चैटर्जी को फांसी की सज़ा सुनाई, और इसी जजमेंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। हालांकि धनंजय के परिवार वाले बार बार धनंजय के लिए मर्सी पिटिशन दायर करते रहे, लेकिन फिर भी उसके पिटिशन की कोई सुनवाई नहीं हुई। फाइनली धनंजय का एग्जीक्यूशन का डेट चुना गया 25 जून 2004। 25 जून 2004 को धनंजय का एग्जीक्यूशन होने ही वाला था कि 24 जून को धनंजय की पत्नी ने एक और मर्सी प्ली लिखा उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम ने जब ये मर्सी पिटिशन पढ़ा, जब उनके पास ये मर्सी पिटिशन पहुंचा, तो उन्होंने उसी समय धनंजय के फांसी के ऊपर रोक लगा दी। जैसे ही ये बात पब्लिक हुई कि धनंजय चैटर्जी का एग्जीक्यूशन के ऊपर अब स्टे लग गया है, तो मानो एक अपरोर सा फैल गया। उस समय के बंगाल के CM बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया। हर जगह से जब इस स्टे के ऊपर प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन जब बहुत आम हो गया, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि धनंजय को फांसी तो होगी। एक बार फिर धनंजय की फांसी का डेट फिक्स हुआ, और ये डेट था 14 अगस्त 2004। आपको बता दें कि धनंजय का बर्थडे भी 14 अगस्त ही था। जब इस बार धनंजय को पता चला कि अब उसकी फांसी होकर रहेगी, उसके पास ज़िंदगी को देने के लिए अब कोई दूसरा मौका नहीं, तो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। धनंजय अपनी फांसी के दिन तक अलीपुर जेल में था। जेल के अधिकारियों की अगर माने तो धनंजय अपने अंतिम दिनों में अपने मेंटल स्टेट के बहुत अच्छे स्टेट में नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। इनफैक्ट जेल के अधिकारी ये कोशिश कर रहे थे कि उसको उसके ज़िंदगी के अंतिम दिनों में कुछ अच्छी यादें दे सके। उसके लिए वो अच्छे खाने का बंदोबस्त करते थे। वो खाना, वो बंगाली फूड जो उसे बहुत पसंद था, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, उसके साथ हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन इन सब का धनंजय के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन धनंजय को एग्जीक्यूट करना था। 14 अगस्त की सुबह धनंजय सुबह उठता है, वो नहाता है, गीता का पाठ पढ़ता है, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर उसे फिर उस जगह लाया जाता है जहाँ पर उसे सूली पर लटकाना होता है। उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा डाला जाता है, और सूली पर लटकने से
जस्ट थोड़ी देर पहले धनंजय कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, भगवान आप सबका भला करे, और धनंजय को फांसी दे दी जाती है। कहते हैं एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, तो क्या धनंजय झूठ बोल रहा था कि वो बेकसूर है? अगर लोगों की माने, पुलिस अधिकारियों की माने, जेल अधिकारियों की माने, तो धनंजय ने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि उसने हेतल पारेख का बलात्कार या हत्या या वो घड़ी चुराई थी। उसने इन सारी चीज़ों को, सारी थियोरीज़ को या सारे विटनेसेस, गवाह जो कि पुलिस ने उसके सामने पेश किए थे, उसके अगेंस्ट पेश किए थे, वो सब कहा था कि वो सब झूठे हैं। उसका कहना था कि 5 मार्च की शाम जब वो ड्यूटी अपनी ख़त्म करके उस बिल्डिंग से निकला तो वो कभी वापस वहाँ गया ही नहीं। उस शाम को वो पास के एक सिनेमा घर में टिकट लेकर सिनेमा देखने के लिए गया, और अगले दिन वो अपने एक रिश्तेदार के घर गया क्योंकि उसके घर पे एक जनेऊ संस्कार था। उसका कहना था कि पुलिस जिस शर्ट, जिस घड़ी की बात कर रही है वो सब उसके अगेंस्ट प्लेस किए गए थे। उसे सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही थी कि वो एक गरीब इंसान था। हेतल के अगेंस्ट हैरेसमेंट के मामले के बारे में भी उसका यही कहना था कि उसने हेतल के साथ कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जब उससे ये पूछा गया कि उसे तो दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र के लिए कहा गया था, तो उस पर भी उसने कहा कि उसे कभी भी ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स मिले ही नहीं थे। अगर मिले होते तो उसके पास कोई कागज़ होता और उसकी जगह ड्यूटी पे कोई दूसरा गार्ड रिपोर्ट करता, लेकिन कोई दूसरा गार्ड भी कभी ड्यूटी पे रिपोर्ट किया ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स दिए ही नहीं गए थे। तो क्या ये मुमकिन था कि धनंजय चैटर्जी का ये एग्जीक्यूशन गलत फैसला था? ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के कुछ स्कॉलर्स का तो यही मानना है। उन्होंने इस पूरे केस को एनालाइज किया और स्टडी करने के बाद अपने कुछ ऐसे तथ्य अपनी किताब में लिखे जिससे ये बात साफ है कि धनंजय का केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड तो था ही, लेकिन साथ ही वो बहुत ही कमज़ोर केस था। उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में मीडिया ट्रायल और फॉल्टी शॉडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। इनकी जो रिपोर्ट थी, इनका जो एनालिसिस था, वो कई पहलुओं पर किया गया था। सबसे पहला तो मर्डर वेपन। उनका कहना था पुलिस को कभी भी कोई मर्डर वेपन बरामद हुआ ही नहीं, जबकि हेतल की बॉडी पर 21 फेटल इंजरीज थे। हालांकि उसकी मौत गला घोटने से हुई, लेकिन मौके पर जो फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे वो फिंगरप्रिंट्स धनंजय के फिंगरप्रिंट से कभी मैच ही नहीं हुए। इस केस में दूसरा पहलू है फोरेंसिक्स। हेतल की जब डेड बॉडी मिली थी तो आसपास बहुत खून था। हेतल ने बहुत स्ट्रगल किया था, तो जिसने भी उसके साथ उसका रेप और मर्डर किया उसकी बॉडी पर भी स्ट्रगल के निशान होते, उसके शरीर पर भी हेतल का खून तो ज़रूर मिलता। लेकिन जो शर्ट पुलिस ने धनंजय चैटर्जी के पास से बरामद की, जिसका एलिजेड बटन उन्हें सीन ऑफ क्राइम से मिला, उस शर्ट पर हेतल के खून के निशान थे ही नहीं। वो बिल्कुल क्लियर था। इनफैक्ट आई विटनेसेस ने भी ये नहीं कहा था कि उन्होंने धनंजय के शर्ट पर खून के धब्बे देखे हों। तीसरा पहलू DNA टेस्ट। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं साल 1990 की, इस समय DNA टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं हुआ करता था। तो हेतल की बॉडी पर जो कपड़े थे उसमें परपेट्रेटर का DNA तो था, लेकिन उसे धनंजय चैटर्जी के DNA से मैच नहीं किया गया था। तो ये कभी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया कि हेतल पारेख के कपड़ों पर जो मिला सीमन सैंपल था वो धनंजय का ही था। चौथा पहलू है आई विटनेसेस। इस केस में पहला विटनेस था वो गार्ड जिसने कि पुलिस को कहा था कि धनंजय उसके सामने ही फ्लैट नंबर 3A में एक फ़ोन कॉल करने गया था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि धनंजय ने खुद इस गार्ड के अगेंस्ट एक कंप्लेंट कुछ समय पहले अपनी एजेंसी में दायर की थी।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान कभी कंसिडर किया ही नहीं गया, जबकि ये एक बहुत बड़ा लूप होल था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट विटनेस इस केस में था वो लिफ्टमैन, जिसे कोर्ट ने हॉस्टाइल करार कर दिया था, क्योंकि लिफ्टमैन के दिए गए स्टेटमेंट जो कि वो कोर्ट में दे रहा था और जो पुलिस में उसने स्टेटमेंट दिए थे वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। और आपको एक और बात बता दें कि हेतल की माँ ने भी ये कहा था कि उसी लिफ्टमैन ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि धनंजय चैटर्जी आपके फ्लैट में एक फ़ोन कॉल करने गया था। हालांकि इस लिफ्टमैन ने कोर्ट में ये कहा कि उसने धनंजय को सिर्फ नीचे आते हुए देखा था, ऊपर जाते हुए नहीं देखा था, जबकि पुलिस के रिपोर्ट में उनके इन्वेस्टिगेशन में उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि उसने खुद ही धनंजय को लिफ्ट में 3rd फ्लोर तक पहुंचाया था। तो उसके दिए गए बयानों में जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा था, उस कारण इस विटनेस को हॉस्टाइल करार कर दिया गया था। और इस एनालिसिस का एक और पहलू है इस केस में, इस इन्वेस्टिगेशन में दिए गए अलग अलग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो गार्ड ने ये स्टेटमेंट दिया था कि धनंजय ने कहा था कि वो फ़ोन कॉल करने के लिए फ्लैट नंबर 3A में जा रहा है। जिस इंसान के मन में अपराध करने की मानसिकता हो, जो अपराध करने के ध्येय से ही अपने विक्टिम के घर पर जा रहा है, वो आखिर ये क्यों बोलकर जाएगा कि वो फ्लैट नंबर 3A में जा रहा है। दूसरी बात कि उस गार्ड ने ये भी कहा था कि जब उसने धनंजय को नीचे से आवाज़ दी तो धनंजय ने 3रे माले की बैल्कनी से झांक कर उसे कहा था कि मैं बस अभी आया, जबकि 3रे माले की बैल्कनी क्या, उस बिल्डिंग में किसी भी बैल्कनी में ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी झांक करके नीचे खड़े इंसान से बात कर सके, क्योंकि बैल्कनी में लोहे के ग्रिल्स लगे थे। तो ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से इनवैलिड है। और इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टाइम स्पैन। अगर बिल्डिंग के गार्ड की माने तो हेतल की माँ को बिल्डिंग से निकलकर जाने का समय था 5:20 के आसपास। उसके थोड़ी ही देर के बाद धनंजय बिल्डिंग में आया, ये 5:25 के आसपास हुआ होगा। धनंजय हेतल के फ्लैट में फ़ोन करने के बहाने से घुसा। 5:45 के आसपास वो सिक्योरिटी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव डिमांड करता है कि उसे धनंजय से मिलना है, और धनंजय कुछ मिनटों के बाद उस रिप्रेजेंटेटिव से मिलता भी है। तो ये सब कुछ करने में, साथ ही साथ हेतल के घर में जाने में, उससे दरवाज़ा खुलवाने में, और उसका रेप और मर्डर करने में, और उसका गला घोट करके उसकी हत्या करके उस घर से घड़ी चुराने में, और वो बैल्कनी से झांक कर उस गार्ड से बात करने में उससे लगभग 20 से 25 मिनट लगा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये इतनी जल्दी ये सब कुछ कर पाना आसान नहीं है। इनफैक्ट कहा जाए तो शायद नामुमकिन है। तो आज अगर इस केस के सारे तथ्यों को, सारे इन्फॉर्मेशन को, इन्वेस्टिगेशन को, विटनेसेस को अगर एनालाइज किया जाए, डिकोड किया जाए और दोबारा इसे डिस्कशन टेबल पर लाया जाए, तो ये केस बहुत ही वीक कंसिडर किया जाएगा। अगर आज धनंजय के ऊपर ये केस चल रहा होता तो वो बड़े आराम से एक्विट हो जाता, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर चलता है कि किसी भी निर्दोष को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इस केस में एक निर्दोष को सज़ा मिल गई? क्या ये कहानी हेतल के इंसाफ की कहानी है या धनंजय के साथ हुए नाइंसाफ़ी की? आपको क्या लगता है? हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर हम लोग एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।